हेलो स्टूडेंट, शाहिद खान एजुकेशन अकेडमी में आपका टीचर इंजीनियर उस्मान खान। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे एंथैल्पी पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले ना आप खुद सोचें। आप इमेजिन करें कि आप और आपके दोस्त बैठे हुए हैं, सर्दियों की सख्त रात है और आपने बीच में ना आग जलाई हुई है। लकड़ियां आप लोगों ने जलाई हुई हैं जिससे आग निकल रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद ना हुआ ये है कि आपको ना वो जो सर्दी की शिद्दत थी ना वो कम होना फील हो गई है। उसकी वजह ये है कि आपने जो आग जलाई है ना उसकी जो हीट है वो अब आप तक पहुंच रही है। आग चली है, लकड़ियां जली हैं, लकड़ियों ने रिएक्शन की है ऑक्सीजन के साथ जिससे उसके अंदर फ्लेम यानी कि फायर प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है। जिसकी बिना पर हीट निकली है और हीट आप तक पहुंच गई है और कुछ अमाउंट में हीट आपके अंदर आके स्टोर हो गई है। तो यही प्रोसेस हमें समझाता है एंथैल्पी का, कि केमिकल रिएक्शंस की बिना पर किस तरह कोई हीट कहाँ से जनरेट हो रही है और किधर जाके स्टोर हो रही है। ये होता है एंथैल्पी। यहाँ पर ना इस लेक्चर में हम समझेंगे एंथैल्पी क्या है और एक और टर्म समझेंगे यहाँ पर, चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, जिसको हम एंथैल्पी को एच से रिप्रेजेंट करेंगे और चेंज इन एंथैल्पी को हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एंथैल्पी और एंथैल्पी चेंज में क्या फर्क है उसको भी हम थोड़ी देर तक समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को जो बुक में लिखा हुआ है। मैं साथ साथ आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देता रहूंगा ताकि आपके लिए टॉपिक जो है ना इंटरेस्टिंग बन जाए। पढ़ते हैं इसको। द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है ना कितनी एनर्जी स्टोर होती है, कितनी एनर्जी प्रेजेंट होती है, कितनी एनर्जी स्टोर होती है एक स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस एक ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर आपने ना तो एक्सटर्नल कोई प्रेशर दिया होता है, ना फिर आप उसको कोई एक्सटर्नल टेम्परेचर दे रहे हैं। एक नॉर्मल हालत की बात हो रही है। वो स्टैंडर्ड कंडीशन यही है कि 0 सेल्सियस टेम्परेचर है और 760 प्रेशर है। इसको कहते हैं हीट कॉन्टेंट। एंथैल्पी इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है, थर्मोडायनेमिक का नहीं पता तो अभी तक तो आपने ये जो पहला लेक्चर था इसी चैप्टर का वो जाके सुन लें, टॉप राइट कॉर्नर में इसका लिंक भी दे दूंगा मैं आपको। एंथैल्पी एक मेजरमेंट है किसकी, एनर्जी की। एनर्जी को मेजर करने की एक चीज है एंथैल्पी जस्ट। ठीक है, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर द क्वांटिटी ऑफ एंथैल्पी इज इक्वल टू द हीट टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। अब होता यह है कि कितनी मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने अमाउंट में एनर्जी स्टोर हुई है, कितने अमाउंट में हीट एनर्जी स्टोर हुई है, वो स्टोर कितने अमाउंट में हुई है उसको कैलकुलेट करना हमें कहलाता है एंथैल्पी। किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर, आप पानी की मिसाल ले लेना। अगर आपके पास वाटर है, वाटर एक नॉर्मल हालत में उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, कितनी उसके अंदर स्टोर है, ये सारी की सारी होती है एंथैल्पी। इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम इसको कहेंगे कि ये एंथैल्पी कैलकुलेट कर रहे हैं। एंथैल्पी और सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। अब वो बात आ गई कि एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एच के साथ। व्हाइल द चेंज इन एंथैल्पी व्हिच अ सिस्टम अंडरगोस रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच। अब यहाँ पर नई टर्म आ गई डेल्टा एच, जिसको हम कह रहे हैं चेंज इन एंथैल्पी। एक बात समझने की कोशिश करें। मैं आपकी आपसे बात कर रहा हूँ कि स्टैंडर्ड कंडीशन में एक नॉर्मल हालत में ना हमारे पास एक बीकर है, उसके अंदर पानी पड़ा हुआ है। ठीक है, पानी हमारे पास रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हम पहले ये देखने की कोशिश करें कि इसके वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी, कितनी काइनेटिक एनर्जी, या एज अ होल हम कहेंगे कितनी इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, जिसको हम एंथैल्पी कह रहे हैं। क्या आप ये मेजर कर सकते हैं? ये मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच, इसको ना ये ट्राइंगल बना इसको डेल्टा पढ़ना है आपने, डेल्टा एच, डेल्टा एच का सहारा लेते हैं। अब डेल्टा एच हमें क्या समझाता है? डेल्टा एच कहता है चेंज इन एंथैल्पी। अब चेंज इन एंथैल्पी मतलब है कि चेंज इन एनर्जी, एनर्जी का चेंज ऑब्जर्व करना है हमने और वो मेजर करना है। कहता है डेल्टा एच की मदद से हम एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें चेंज इन एंथैल्पी मालूम हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि इसकी एंथैल्पी को हम बता सकते हैं। अब चेंज इन एंथैल्पी क्या मतलब, एंथैल्पी एज अ होल जो है ना मेजरेबल क्वांटिटी नहीं हुई, चेंज इन एंथैल्पी मेजरेबल क्वांटिटी है। अच्छा, वो आप समझते हैं उसको बिल्कुल ना, पानी के जो हम कंडीशन ले रहे थे ना, मिसाल ले रहे थे, उसी से समझेंगे इसको। एक बीकर में पानी है, पानी के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है वो आप मालूम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम उसी पानी को उसके नीचे फ्लेम ऑन कर दें, फिर क्या होगा, वो पानी जो है ना वो हीट अप होना शुरू हो जाएगा। आपने पहले आप पहले मेजर कर लें, पहले आप पता लगा लें कि इसका टेम्परेचर कितना पानी का। फिर थोड़ी देर बाद हम जब गर्म करेंगे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा उसका। जब टेम्परेचर चेंज होगा हीट कंटेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, पहले ठंडा था फिर गर्म है, हीट कंटेंट चेंज हो रहा है। जब हीट कंटेंट चेंज हो रहा है तो इंथैल्पी भी चेंज हो रही है। तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं चेंज इन इंथैल्पी। फिर हम बता सकते हैं कि यार पहले टेम्परेचर इसका इतना था, लेट से 20 सेंटीग्रेड, हीट करने के बाद इसका हो गया 90 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। फिर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर अब चेंज इन इंथैल्पी जो आया ना वो आया है 70 सेल्सियस का, टोटल उसमें चेंज आया। पहले 20 सेल्सियस था, ठीक है, फिर जब गर्म करने के बाद आ गया 90 सेल्सियस, मिसाल के तौर पर लेट से। ठीक है, इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच कितना आ गया, डेल्टा एच हमारे पास आ गया। अगर हम इसको मेजर करना चाहें तो हम ये किस तरह कह देंगे इसको, टोटल हमारे पास जो चेंज आया वो आया 90 - 20। ठीक है, 70 सेल्सियस। इतना टेम्परेचर चेंज आ गया, इतना टेम्परेचर चेंज, इतना हीट कंटेंट चेंज।
इसका मतलब है कितनी इंथैल्पी चेंज। तो इंथैल्पी मालूम करना पॉसिबल नहीं है, बल्कि चेंज इन इंथैल्पी हम मालूम कर सकते हैं, वो हमारे लिए पॉसिबल है। ये बातें इन्होंने लिखी हुई हैं यहां तक। एग्जाम्पल नहीं लिखी हुई, एग्जाम्पल मैंने दिया आपको। जो एक ही इन्होंने सिर्फ ये बताया हुआ है कि टोटल इंथैल्पी जो एच है ना सिस्टम की, कैन नॉट बी मेजर, उसको मेजर नहीं कर सकते हम डायरेक्टली। हाउएवर एक आम हालत में बिल्कुल नहीं कर सकते आप। घर में बैठे हुए हैं, आपके पास बीकर में पानी पड़ा हुआ है, आप किस तरह बताएंगे इसकी इंथैल्पी कितनी है? किस तरह बताएंगे इसकी, इस पानी की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी इसकी कितनी है? नहीं बता सकते आप। लेकिन जब यही पानी को एक थर्मोमीटर पास पकड़े, उसके अंदर आप डाल दें, ठीक है, फिर आपके पास ना पता लग जाएगा कि इसका टेम्परेचर इतना है। टेम्परेचर कह रहा हूं मैं इतना है, ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर हीट कंटेंट कितना है, इसकी एनर्जी कितनी है। लेकिन अगर हम इसी को हीट अप करेंगे, फिर इसके अंदर टेम्परेचर चेंज आ जाएगा। जब टेम्परेचर चेंज आ जाएगा, तो फिर हम कहेंगे कि यार इसकी एनर्जी अब चेंज हुई है। फिर वो जो एनर्जी चेंज है ना, उसको हम कहेंगे कि ये टोटल इंथैल्पी है, ये इंथैल्पी चेंज है। कि हमने एनर्जी चेंज मेजर कर लिया, कितनी एनर्जी इसने अपना स्टोर कर ली, फिर इसकी जो एनर्जी है ना वो चेंज हुई है। ओके, एनर्जी कहाँ से स्टोर करेगा? उसी फ्लेम से, जब आप उसको गर्म कर रहे हैं। तो यही डेल्टा एच है, इसको हम कहते हैं कि चेंज इन एंथैल्पी मेजर करना इज पॉसिबल, बट एंथैल्पी मेजर करना डायरेक्टली इज नॉट पॉसिबल। अब केमिस्ट्री तो मैंने मिसाल दी आपको रियल लाइफ की, कोई इस तरह की जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस की बात करें ना, तो वो यहाँ पर बता रहा है, इन केमिस्ट्री द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन डेल्टा एच नॉट। थोड़ा सा फर्क ये आ गया कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी का लफ्ज यहाँ पर आ गया, चेंज इन एंथैल्पी के लिए डेल्टा एच आ जाएगा। अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात करेंगे तो डेल्टा एच के ऊपर एक जीरो सा निशान आ रहा है, डेल्टा एच नॉट पढ़ लेंगे आप इसको, ठीक है। इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन द रिएक्टेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट अंडरगो रिएक्शन टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। अब ये डेल्टा एच नॉट स्टैंडर्ड एंथैल्पी हमें ये बता रहा है कि अगर हम बात करें इन रिएक्टेंट्स की और इस प्रोडक्ट की, कि रिएक्टेंट्स में किस तरह मॉलिक्यूल्स टूटे हैं, किस तरह एटम्स टूटे हैं, इसमें किस तरह एटम्स टूटे हैं, और किस तरह उन्होंने अपने आप को रीअरेंज किए, किस तरह टूटे, किस तरह रीअरेंज हुए। फिर इसके दौरान इस प्रोडक्ट बनने के दौरान दौरान कितनी एनर्जी साथ साथ इसने रिलीज की है। ठीक है, कुछ रिएक्शंस होंगे जहां पर एनर्जी रिलीज होगी, कुछ रिएक्शंस होंगे जहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। जब ये प्रोसेस होगा ना, तो इसको हम डिफाइन करेंगे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में। इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में समझा चुका हूं इस बातों को मैं, लेकिन आने वाला लेक्चर हमारा है ना इससे नेक्स्ट, वो एक्सो और एंडो का ही है। तो उसमें डिटेल से डिस्कशन भी की भी हमने। अभी हम सिर्फ यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर रिएक्टेंट्स जो है ना, उन्होंने किस तरह रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाई है, और साथ साथ एनर्जी का फ्लो कितना हुआ है। चाहे तो एनर्जी एंटर हो सकती है सिस्टम में रिएक्शन को करवाने के लिए, चाहे सिस्टम से बाहर निकल सकती है ये रिएक्शन को करवाने के लिए। ठीक है, वो हमें ये साइन डिनोट करेगा। अगर रिएक्शन जो है ना वो एक्सोथर्मिक है, यानी कि सिस्टम में से हीट निकल रही है, रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट बना, लेकिन साथ साथ कुछ हीट भी बाहर निकल गई सिस्टम में से। ठीक है, सिस्टम वन जहाँ रिएक्शन हो रहा है टोटल ये, अगर उसमें से बाहर निकल गई, तो अगर वो नेगेटिव साइन के अंदर है, तो हम कहेंगे ये एक्सोथर्मिक है, सिस्टम में से हीट बाहर निकल गई है। और कितने अमाउंट में हीट निकली है, इतने अमाउंट में निकली है। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के रिएक्शन की बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और फिर इतनी एनर्जी यहाँ पर निकलेगी। तो ये डेल्टा एच हम इस तरह कैलकुलेट कर पा रहे हैं, चेंज इन एंथैल्पी। ओके, तो वो टॉपिक हमने पढ़ लिया कि एंथैल्पी क्या है और डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी क्या है। अगर अभी तक कोई मसला है ना, तो अब आपको मैं एक थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ इस बात को कि एंथैल्पी और चेंज इन एंथैल्पी अगर आप दो लाइनों में अगर आप बताना चाहे तो वो क्या होगा। एंथैल्पी ना टोटल एनर्जी है किसी सिस्टम के अंदर। ठीक है, टोटल एनर्जी किसी सिस्टम के अंदर, जैसे कि मैं बता रहा था आपको एक नॉर्मल पानी के अंदर कितनी एनर्जी है। लेकिन डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी है ना, ये डिफरेंस है एनर्जी का, बिफोर और आफ्टर, रिएक्शन करने से पहले, रिएक्शन करने के बाद, ये डिफरेंस है। पानी नॉर्मल हालत में था, रिएक्शन करने से पहले पानी को गर्म किया, रिएक्शन हो गया। अब इनके दरमियान में डिफरेंस निकालेंगे, कितना हीट कंटेंट में डिफरेंस आया, तो उसको हम कह देंगे ये है हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच। ये दो लाइनों में हमने समराइज कर दिया इस बात को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, जो कि कहता है हमें हाउ इज एंथैल्पी डिफरेंट फ्रॉम हीट। कि एंथैल्पी जो कि टोटल हीट कंटेंट, किसी भी टोटल एनर्जी कंटेंट इस तरह करें, टोटल एनर्जी कंटेंट कितना किसी सिस्टम के अंदर मौजूद है, वो एंथैल्पी है। और हीट क्या है, और इन दोनों में फर्क क्या है। अब बिल्कुल सिंपल हो गया, बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि हीट ना एक ऐसी चीज है जो कि फ्लो करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। आप बात समझने की कोशिश करें। देखिए, अगर ना हम बात करें, हमारे बैंक अकाउंट में ना कुछ पैसे हैं, जो कि फर्ज करें आपका बैंक अकाउंट है, उसके अंदर आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराए हुए हैं। आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराए हैं, आप उसको खर्च नहीं कर रहे, बल्कि आपके बैंक में पड़े हुए हैं। यानी कि आपके बैंक के लॉकर के अंदर वो एनर्जी स्टोर है। ठीक है, तो ये हो गई जी इंथैल्पी। लेकिन अगर आपने उसको खर्च करना शुरू कर दिया, उसको खर्च करना शुरू कर दिया, यानी कि आपकी स्टोर्ड एनर्जी में से कुछ चीजें बाहर निकल के आ रही हैं, तो ये चीज हो गई है हीट।
इससे आसान एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं, जो बुक ने हमें बताया उसको पढ़ लेते हैं। ये मेरे एग्जाम्पल ज़हन में रखें, इसी को ज़हन में रखते हुए फिर आपने आगे इन चीजों को, इस पैराग्राफ को पढ़ना है, और फिर आपकी बातें मजीद क्लियर हो जाएंगी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट भी एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि फ्लो करती है एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। एग्जाम्पल के तौर पे, आपके पास एक चम्मच है जो कि हम नॉर्मल खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको आपने किसी फ्लेम के ऊपर रख दिया, चम्मच का एक एंड फ्लेम के ऊपर रख दिया, दूसरा एंड आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। यानी कि जो ये आपने अपने हाथ में पकड़ा है ना वो ठंडा है, और जो आपने फ्लेम के ऊपर, आग के ऊपर रखा ना जो एंड चम्मच का, वो गर्म है। आहिस्ता 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 ऐसा फील होना शुरू होगा आपको कि जो आपने, जिस एंड को आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है ना, वो भी अब गर्म होना शुरू हो गया है। उसकी वजह ये है कि जो गर्म एंड है ना, गर्म वाला एंड जो कि आग के ऊपर है, वहां से वो है हॉट बॉडी, वहां से हॉट बॉडी से मूव करना शुरू हो गई है हीट टूवर्ड्स कोल्ड बॉडी जो कि आपके हाथ में एंड है चम्मच का। ठीक है, ये हीट है। ये आती है टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, बिल्कुल ठीक है, एक एंड गर्म था दूसरा एंड ठंडा था, टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। वी मेजर हीट इन जाउल। अब हीट का मेजर करने का जो यूनिट है वो है जे से जाउल। ठीक है, हीट इज व्हाट वी कॉल द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। हीट को हम कहते हैं कि ये थर्मल एनर्जी, यानी कि हीट एनर्जी का ट्रांसफर करने का प्रोसेस है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम इंथैल्पी की बात करें, आप ना सिर्फ और सिर्फ जो मैंने स्टार्ट में एग्जांपल दिए ना आपको ये टॉपिक शुरू करने से पहले, जब मैं बैंक में जो कैश डिपॉजिट है उसकी बात कर रहा था, उसी को जिन में लाते रहे और ये सारी बातें समझते जाएं। अच्छा, कहते हैं enthalpy is an essential part of a system since it depend on the number of molecules present in that system। enthalpy एक essential part है किसी भी सिस्टम का, सिस्टम वो जहां पर रिएक्शन हो रहा है, लेकिन डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, कितनी तादाद में सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। इट इज अ इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर। अब दूसरी चीज ये भी है कि साथ साथ मॉलिक्यूल्स के साथ साथ ये डिपेंड ये भी करेगा कि ये इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, कि किन किन एलिमेंट्स के साथ ये चीज बनी हुई है, और साथ साथ इसके अंदर बॉन्डिंग किस तरह की है। अब बॉन्डिंग भी बड़ी रोल प्ले करती है। अगर उसके अंदर ना इस तरह की बॉन्डिंग हो जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, वो बॉन्ड टूटने में ना ज्यादा एनर्जी दरकार होगी, कि बॉन्ड टूटे फिर न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, कितनी एनर्जी उसने बॉन्ड ब्रेक करने के दौरान अब्सॉर्ब की, कितनी जब उसने बॉन्ड जब रीअरेंज हुए तो कितनी उसने एनर्जी को रिलीज किया। ये सारी तीन पैरामीटर्स हैं जो कि इंथैल्पी पे डिपेंड करते हैं। क्या केमिकल कॉम्पोजिशन, किन किन एलिमेंट से वो बना है, उसका, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि तादाद कितनी है उन एलिमेंट्स की, और स्ट्रक्चर, उसके अंदर बॉन्डिंग किस तरह की है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा ऑब्वियसली इसको टूटने में ज्यादा परेशानी होगी, अपने आप को रिफॉर्म करने में, किसी और फॉर्म में ढालने के लिए उसको ज्यादा परेशानी होगी, तो वो ज्यादा एनर्जी जो है ना एब्जॉर्ब करेगा या इवॉल्व करेगा, डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस नौयत का है। लेकिन हीट ना कोई एसेंशियल पार्ट नहीं है किसी भी सिस्टम का। आपने किसी पर रिएक्शन करवाना है ना, किसी आपके पास आम हालत में पानी पड़ा हुआ है किसी बीकर के अंदर, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ यही सोचना है कि यार इसकी इंथैल्पी जो है ना, वो इंथैल्पी कुछ ना कुछ तो होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी। लेकिन जब हम बात करेंगे उसकी हीट कंटेंट की, तो वो तो पानी का पूरे सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं सबका टेम्परेचर ही सेम है, तो उसके अंदर हीट कहाँ से आ गई। हीट तो एक चीज ही यही है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से पैदा होती है। जब टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं होगा तो हीट कहाँ से आ जाएगी भाई। तो किसी भी चीज की एंथैल्पी तो होती है, लेकिन वो उसके अंदर हीट नहीं होती, तो इसलिए वो कह रहा है कि हीट इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सिस्टम, इट जस्ट कम्स एंड गोस। ये आती है और जाती है। पानी को अगर आपने गर्म किया तो हीट इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई, पानी को आप ठंडा करने की तरफ लेके जा रहे हैं तो हीट इसके अंदर से निकल गई। हीट का आना, हीट का जाना, बस। वन हीट लीव्स और एंटर सिस्टम, जब हीट सिस्टम के अंदर आती है या फिर जाती है, इट रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ एंथैल्पी। इसकी बुनियाद पर एंथैल्पी चेंज आता है। एंथैल्पी चेंज पढ़ के आए ना डेल्टा एच हम, तो वो यही बात बता रहा है कि एंथैल्पी चेंज किस तरह आएगा, कि जब हीट आएगी और हीट जाएगी। यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, बिल्कुल आ गया, हीट की वजह से टेम्परेचर डिफरेंस आया तो हीट आई है, और जब हीट आई है तो एंथैल्पी डिफरेंस भी आ गया। पहले क्या टेम्परेचर था वो नोट किया, फिर क्या टेम्परेचर हुआ वो नोट किया, डिफरेंस निकाला, डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, डेल्टा एच फाइंड हो गया, बस। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में कब होगी, पॉजिटिव में कब होगी, ये हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में भी, लेकिन आगे आने वाले लेक्चर में भी पढ़ेंगे हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में, तो वहां से भी मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एट अ कांस्टेंट प्रेशर द एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू द हीट इवॉल्व और एब्सॉर्ब। एक नॉर्मल हालत के अंदर, एक कांस्टेंट प्रेशर के अंदर, एक्सटर्नली कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हम सिस्टम के अंदर, तो एंथैल्पी चेंज जो डेल्टा एच है ना, वो बराबर होगा हीट इवॉल्व, कितनी हीट आई और कितनी हीट गई। ठीक है, जहां तक हमने बातें पढ़ ली हैं, कोशिश की है आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूं। अब हम चलते हैं इन दो क्वेश्चंस की तरफ।
तो जो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है ना, वो हमसे कहता है कि कैन एनर्जी बी ट्रांसफर्ड। लिख लेते हैं, समझते हैं हम इसको। कैन एनर्जी बी ट्रांसफर्ड, कैन एनर्जी बी ट्रांसफर्ड इन अ फॉर्म अदर देन हीट, इन अ फॉर्म अदर देन हीट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कि एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है हीट एनर्जी के अलावा किसी और फॉर्म में। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें क्या एनर्जी हीट एनर्जी के अलावा किसी और फॉर्म में भी ट्रांसफर हो सकती है। तो इसका जवाब हम देंगे कि हाँ, हो सकती है केमिकल रिएक्शन में। यस लिखेंगे और वजह बताएंगे इसका रीजन क्या है। इट कैन बी ट्रांसफर एज वर्क। जाहिर सी बात है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन के बाद वर्क की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है, रिलीज हो सकती है। क्यों, किस तरह? अगर हमने गाड़ी के इंजन के अंदर फ्यूल डलवाया हुआ है, ठीक है, गाड़ी के फ्यूल टैंक के अंदर, तो उस फ्यूल टैंक में जो हमारे पास पेट्रोल है, उसके अंदर केमिकल एनर्जी है। तो वो केमिकल एनर्जी रिएक्ट करेगी और हमारे इंजन को हीटअप करेगी, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी चलना शुरू करती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कैन बी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ वर्क। ठीक है, या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस भी हो सकती हैं कि अगर हम कहेंगे कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें भी ये ट्रांसफर हो सकती है। हम कह सकते हैं कोई इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है ना, जिस तरह बैटरीज के अंदर होता है, कि केमिकल एनर्जी की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन होती है। तो जाहिर सी बात है कि हम ये भी कह सकते हैं कि वर्क की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रहा है, और एक कह लें कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्क इन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। बस ये मुख्तसर से हमारे पास इसका आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो बता देना कमेंट सेक्शन में, दोबारा बता दूंगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। अभी यहाँ पर हम डिटेल डिस्कशन करके हैं लेक्चर के अंदर, चाहे तो खुद भी आंसर लिख लो, ये तो मैं लिखवा ही देता हूँ आपको। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा मुमकिन क्यों नहीं है कि हम कैलकुलेट कर सकें एंथैल्पी। बताया था ना, एंथैल्पी कैलकुलेट नहीं होगी, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा कैलकुलेट होगा। तो बस वही बातें बतानी है। इसका जवाब लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एंथैल्पी ऑफ सिस्टम बिकॉज। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, आप स्टार्टिंग क्वेश्चन से करें, यहाँ पर मैं रीजन लिखवा रहा हूँ आप। ठीक है, आंसर लिखते हैं यहाँ पर पेन से। बिकॉज इसकी वजह ये हो सकती है, वजह ये होती है कि बिकॉज इंथैल्पी जो है ना, इंथैल्पी ना डील कर रही है इंटरनल एनर्जी को। इंथैल्पी डील्स विद इंटरनल एनर्जी। अच्छा, अब इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है? मॉलिक्यूलर और या फिर एटॉमिक लेवल के अंदर। ऐसे ही है ना, तो हम इसको किस तरह कैलकुलेट करें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम कहेंगे enthalpy deals with internal energy of a system which depends which depends on molecular या फिर atomic level। ठीक है, मॉलिक्यूलर या फिर एटॉमिक लेवल, ये एटॉमिक लेवल या मॉलिक्यूलर लेवल जो कि इंटरनल एनर्जी को डील करते हैं, इस लेवल पर एंथैल्पी होती है। तो हम किस तरह मुहैया कर सकते हैं इसको? फिर हम क्या काम करते हैं? सो वी यूज डेल्टा एच। ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी को हम इस्तेमाल करते हैं। किस लिए और क्यों करते हैं? वी यूज डेल्टा एच। अच्छा, डेल्टा चेंज इन एंथैल्पी को हम यूज करते हैं ड्यूरिंग अ रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन व्हिच रिप्रेजेंट्स द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड और एनर्जी अवॉर्ड, एनर्जी
एब्जॉर्ब और इवॉल्व, खत्म। तो डिस्कशन तो कर ली थी हमने काफी इसके बारे में, लेकिन खुद के लिख सकते हैं आंसर तो, लेकिन मैंने ना अपनी वर्डिंग में लिखवा दिया आपको उसको जवाब। तो आप चाहें तो इसको भी याद कर लें, या खुद से लिखना चाहें तो खुद से भी लिख लें। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, बाकी बातें ठीक है, नंबर मिल जाते हो। अब इस लेक्चर को खत्म करते हैं हम। मैं एंड पे ना आपको एंड स्क्रीन पर प्लेलिस्ट का लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ पर जहाँ आपको क्लास में केमिस्ट्री न्यू बुक के फुल बुक के लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा इंट्रोडक्शन वाला जो एनर्जेटिक्स का हमने डिस्कशन की थी काफी, एक उसका लिंक डाल देता हूँ। एक मैंने लिंक आपको वहाँ पर ये भी शो हो रहा होगा कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, ताकि आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स है ना एनर्जेटिक्स से रिलेटेड वो सब क्लियर हो जाए। और एक सब्सक्राइब बटन है, वीडियो पसंद आ रही है, अगर लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।